बी सी। इसने कहा डीई बीसी के पैरेलल है। डीई बीसी के पैरेलल है। यदि एडी 6 और डीबी 7, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये इसके बराबर, और ये कॉमन एंगल, तीन कोणों के बराबर हैं, तीन कोण अगर तीन कोण के बराबर हैं तो ये हो जाएगा सिमिलर। तो सिमिलर हो गया तो मेरे भाई, अगर मैं एडीई सिमिलर है ए बी सी, तो साइड का रेशियो हो जाएगा, इसका साइड 6 है तो इसका साइड कितना है 13, तो दोनों के एरिया का रेशियो हो जाएगा, ये अगर 36 है 160, तो मैंने कहा कि भाई अगर ये 36 है ना तो ये 169 है टोटल, तो ये कितना बच जाएगा 133, ये कितना बच जाएगा 133। तो इसने पूछा एडीई का एरिया तो 36 और डीबीसीई का एरिया कितना है 133। नोट करो इसी बात। स्टार वाले वैसे ये टीसी तो दे देंगे ना अपने को। हाँ ठीक है, फिर मैं तो भी करवाना भी आया ही हूँ क्लास में, मैं वहां चला गया था, उसमें भी गिटार सर ठीक। एट्टी 86 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इन ट्रायंगल एबीसी ए है, ए बी है, ये सी है। बीएसी का द्विभाजक बीसी को डी पर काटता है, बीएसी का द्विभाजक बीसी को डी पर काटता है, एंगल बाइसेक्टर डी पर काटता है, तथा एबीसी के बाह्य वृत्त को, एबीसी के बाह्य वृत्त को ई पर काटता है। ए बी ए डी दे रखा है तो ए सी चाहिए,
जब कोई डायरेक्ट रिजल्ट याद ना हो तो वहां तुरंत समझ जाना वहां सिमिलरिटी का खेल है। ऐसे समझो एक बार के लिए, जैसे ये एंगल मेरा 40 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल मेरा 80 डिग्री है, 120, 80, 40, 120, तो ये कितना, तो 60 का आधा कितना, 30, तो ये भी कितना, अगर मैं इससे इसको मिला लूं तो ये भी 40 डिग्री है। कोड एसी के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण, कोड एसी के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण बराबर होता है 30, 40, 70 तो 110, 30, 40, 70 तो पूरा 110। एंगल बी 40 है तो इधर से एंगल ई 40, इधर से एंगल ए तो इधर से एंगल ए, बी ए डी, ई ए तो ए बी बाई ए ई, ए डी बाई एच। इसको इधर ले आऊं तो ए बी, ए डी, ए ई, एस। ए बी कितना है 4, ए बी कितना 4, तो ए डी कितना, तो ए ई कितना, तो ए सी कितना, तो रेशियो कितना आ जाएगा। एक तरीका, कंसेप्ट समझ आ गया। सिंपल, मैंने एंगल मान लिए जानबूझ के अपनी तरफ से ताकि आपको इजी हो जाए। मैंने अल्फा 90 माइनस अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा की बजाय नंबर मानो ना, इजी हो जाता है देखना। अब मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर किसी वर्टेक्स से सामने एंगल बाइसेक्टर और फिर सामने जाके कहीं टकरा जाए तो ए बी सी डी ई, तो ए बी इंटू ए सी, ए डी इंटू, याद आया कुछ पहले कर रखा है, याद आ गया। किसी एक पॉइंट से ट्रायंगल की दोनों साइड एक ही पॉइंट से हर जगह जाना, ए बी इंटू ए सी, साइड एक तरफ ए डी इंटू, तो ए बी बाई ए डी, तो यहीं से यही तो ऐसे है, ए बी नीचे ए डी ले आओ, उधर ए ई है, नीचे ए से ले जाओ, चीज वही तो है। तो ऐसा करने से पता क्या हो गया, ना तो ये लिखना पड़ा, ना ये लिखना पड़ा, और ना ये एंगल लिखने पड़े, ना ये एंगल लिखने पड़े, और ना ये चीज बनानी पड़ी। समझ में आई बात कुछ। समझ में आई बात, तो लिख लो इस बात को।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 87। ट्रायंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल खींचा गया। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, डीई बीसी के पैरेलल खींचा गया। एबीसी का क्षेत्रफल 150 है। एडी बाई डीबी 2:3 है। तो डीबीई का क्षेत्रफल बताओ कितना है। मैंने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया भाई, ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। बाहर डीबीई की हाइट ए डी ई और डी बी ई की दोनों की हाइट सेम है। ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों की हाइट सेम है। सबसे पहले इसने एबीसी का एरिया दे रखा है, तो पहले आप सबसे पहले आप ये समझो। सबसे पहला पॉइंट ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। बाद की बात है सारी तो कि ड्रॉ करो और ये करो। और तो भाई जब सबसे पहले लाइन अगर पैरेलल दे रखी है ना, तो यहां सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी। और अगर ये सिमिलरिटी प्रूव हो गई तो एडी का साइड एडी कितना है 2, तो ए बी कितना है 5। तो एरिया 2 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 25 ना होकर कितना गुना इसका भी 24 आएगा। एडी का 24 आ गया। अब ये सेकंड पॉइंट आ गया। पहले तो नोट करो, वहां पर वो वाला पॉइंट नोट करो, नोट करो। अब दूसरा पॉइंट ये करो कि ई से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये रहा। तो इन दोनों की हाइट सेम है क्योंकि अब समझो, ये बात समझाता हूं। ये लिख लिया सबने? जैसे ये अधिकोण त्रिभुज है, इसका जो परपेंडिकुलर डलेगा ना, यहां से वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालो। तो ए बी सी की हाइट भी यही है और ए डी सी की भी हाइट यही है।
और ए डी बी की हाइट भी यही है, हाइट बाहर भी आ सकती है। तो इसी चीज को देखूंगा तो ये तो है ए डी ई, तो ई से परपेंडिकुलर डल गया, तो इससे परपेंडिकुलर डल गया, मतलब ये ऐसे थी ना। तो दोनों हाइट सेम हो गई। और अगर किन्हीं भी त्रिभुजों की हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो पर डिपेंड करता है, क्योंकि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट से हाइट कट जाएगा तो बेस का रेशियो रह गया। तो भाई एडीई के अंदर एडी कितना है, 2, और डीबीई के अंदर डीबी कितना है, तो मतलब बेस का रेशियो आ गया, ये एडीई और ये है डीबीई। अब कहने का मतलब ये रहा कि 2 की वैल्यू कितनी है, 24, तो 1 की वैल्यू, तो 3 का भी 12 गुना। नोट करो इसी बात को। आइएगा इससे अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 88। दी गई आकृति में एबीसी समकोण है सी पर तथा डीई परपेंडिकुलर टू एबी। ये 12 है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 13। ए की लंबाई बताओ, तो सिमिलरिटी लगा दो, ई है तो सी है, ए है तो ए है, ई ए डी, सी ए बी। तो मुझे समझ में आया कि ए ई निकालना है तो ए ई बाई ए सी, इज इक्वल टू, दूसरा वो देख लो जो गिवन हो, ए डी बाई ए बी। ए ई निकालना है, ए सी 5 है, ए डी 3 है, और ए बी 13 है।
तो ए इज इक्वल 15/। एट्टी 89 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये एक ट्रायंगल है, इससे बेस से उठकर ये एक और ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बेस से उठे हुए हैं। मैंने ये z मान लिया, ये x मान लिया, ये y मान लिया, और ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। 1/x, ये जब इसको प्रूव करेंगे ना तो ये प्रूव हो जाएगा। 1/x 1/y इक्वल टू 1/z। कुछ ऐसा ऐसा था, थोड़ा थोड़ा सा रिजल्ट एक और था, सर्कल के अंदर था। सर्कल में एक टेंजेंट होता है, याद आया? वो रिजल्ट बताओ क्या था? 1/√x प्लस 1/√y इज इक्वल टू 1 वो पता है क्या था? ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ये भी एक सर्कल है। याद आया? इनका रेडियस दे रखा था। तो ये अब ये डायरेक्ट रिजल्ट याद आपको रखना है, इससे बेनिफिट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? नहीं तो फिर पूरी सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, पहले 3 बार प्रूव करना पड़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट रिजल्ट याद करो। तो इसको कंसेप्ट के रूप में लिख लो आप इस बात को। अब इसके आंसर निकाल दो डायरेक्ट। इस डिस्टेंस की तो जरूरत भी नहीं है आपको जेड निकालते वक्त। 1/12 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/z। तो z इज इक्वल टू 18 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 12 30। 6 से 5, 6 से 2, 18 दूनी 36।
90 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी में क्यू बी सी और ए सी पी और क्यू ए बी और पी तो ए बी का और ये बी सी का मध्य बिंदु है। डी भुजा एसी पर कोई भी एक पॉइंट है, डी भुजा एसी पर कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मैंने यहां मान लिया डी, ये मिड पॉइंट नहीं है, देख सकते हो आप। इसने कहा कि एम और एन एडी और डीसी के मिड पॉइंट है, एम एडी का मिड पॉइंट है और एन डीसी का मिड पॉइंट है। पीएम और क्यू एन ज्ञात करना है, पीएम और क्यू एन ज्ञात करना है। क्या हो, मैंने अपनी तरफ से बी डी मिलाया। थेल्स थ्योरम 10वीं क्लास ये कहती है कि अगर किसी भी त्रिभुज के एक साइड के मिड पॉइंट और दूसरी साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए, एक साइड के मिड पॉइंट और दूसरी साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए, तो ये तीसरी भुजा के आधा भी होगा और तीसरी भुजा के, तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में देखूं, ट्रायंगल ए बी डी में देखूं, ए बी और डी में अगर देखूं तो पी मिड पॉइंट और एम बी मिड पॉइंट, तो तीसरी भुजा कौन सी रहेगी, बी डी। तो पी एम इज पैरेलल टू बी डी और पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। क्या ये बात प्रूव होगी? ये सिर्फ और सिर्फ इस माध्यम से प्रूव हुई कि पी और एम मिड पॉइंट है। अब अगर मैं इसमें दूसरी बात देखता हूं, ट्रायंगल बी डी सी, क्यू एन, क्यू भी मिड पॉइंट एन भी मिड पॉइंट, क्यू एन पैरेलल टू बी डी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्यू एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बोलो है ना, पी एम भी बी डी का हाफ है, क्यू एन भी बी डी का हाफ है, तो पी एम और क्यू एन तो बराबर हो गए। तो इसका मतलब तीसरा नंबर पॉइंट ये रहा कि पी एम इज इक्वल टू क्यू एन। तो इसने पी एम रेशियो क्यू एन पूछा है, तो एक रेशियो, ये थेल्स थ्योरम से अपन इजीली प्रूव कर गए। नोट पॉइंट, और ये आ गया सिमिलरिटी का लास्ट क्वेश्चन, देन इसका सिमिलरिटी भी कंप्लीट। अब हमने देखो सिमिलरिटी का कोई बहुत खास थ्योरी पढ़ा, तो इससे कॉन्फिडेंस आया कि सिमिलरिटी के लिए तो बहुत ज्यादा चीज याद ही नहीं रखनी होती।
SAS AAS, अरे कोई 10वीं क्लास थोड़ी है। 10वीं क्लास में तो लिखना पड़ता था कि भाई किस माध्यम से प्रूफ। यही चीज समझनी है कि 10वीं के मैथ में और इस मैथ में टॉपिक बेशक सेम है, नाम बेशक सेम है, तो वही चीज पढ़नी है, लेकिन उसको डिफरेंट अप्रोच से पढ़ना है भाई। यहां रिजल्ट की डिमांड है। आओ जी अगला नंबर, एक लास्ट पॉइंट। अब इसकी थ्योरेटिकल पढ़ना मुश्किल से 10 मिनट का काम बच गया, और नहीं तो इसी की थ्योरिटी पर 1.5 घंटा लगता है। पहले इसी की थ्योरी पर यही प्रूव कराते रहो कि ये SAS है, ये AAS है। कोई 10वीं क्लास की यादें ताजा हो जाती है, जिसने 10वीं में नहीं देखा उसको ऐसा लगता है कि हम कर ही क्यों रहे हैं। और बात कतई सही है, ये कर रहे क्यों है भाई, कोई लिख के थोड़ी देना है किसी को कुछ, याद हो चाहे ना हो। सिमिलरिटी में दो ही बातें हैं, लाइन पैरेलल है तो वो एंगल बराबर आएंगे, और लाइन पैरेलल नहीं आएंगी तो एक एंगल 90 डिग्री वगैरह कुछ देगा, या फिर कोई सर्कल बना देगा तो वो एक चाप का कोण बराबर कर देगा, एक कॉमन एंगल बराबर कर देगा। इन्हीं तीन बातों के आजू बाजू में बात घूमती रहती है। 10 साल से ज्योमेट्री पेपर में आने लग रही है, 10 साल से इस चौथी बात ढूंढ के नहीं आई, क्योंकि गिनती की 7-8 बात तो होती है उसमें, लेकिन वो कुछ सब्जेक्टिव की बातें होती, कुछ ऑब्जेक्टिव की। तो अपन ने ये छाट लिया कि ऑब्जेक्टिव वाली बात कौन सी है, सब्जेक्टिव आ ही नहीं सकता पेपर में। तो आजकल क्वेश्चन आसान क्यों आ रहे हैं? बच्चा कहता है कि प्री के अंदर तो कुछ ही नहीं आ रहा। अरे भाई उस बात को समझो, 36 सेकंड में क्वेश्चन करना, अगर वो तेरे को मुश्किल क्वेश्चन दे देगा। आजकल वो क्वेश्चन आते ही नहीं, 2019 वाले, 2020 वाले, जिस पे जैसे 11,000 प्लस है, जिसके नीचे 2021 लिखा हुआ है, 2020 वाले क्वेश्चन दो, क्योंकि 20 में कोई एग्जाम थोड़ी हुए थे, 2020 वाले एग्जाम ही तो 21 में हुए थे। तो वो क्वेश्चन बेशक से ना करो, वो 100% नहीं आएंगे। अब क्योंकि उस वक्त क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग था, तरीके अलग नहीं होते तो हम क्यों बुकलेट बदलते? हम भी वही बुकलेटें पढ़ा रहे होते, 2019 में पढ़ा रहे थे, फिर हम क्यों बार बार चेंज कर रहे होते? समझ आई मेरी बात को? वो क्वेश्चन 100% नहीं पूछेगा। 2017-18 वाले क्वेश्चन मतलब ही नहीं है पूछ ले, ऐसे तो 2010 वाले क्वेश्चन, ऐसे एक टाइम पे पेपर सब्जेक्टिव था, फिर ऑब्जेक्टिव हुआ, नॉन नेगेटिव मार्किंग वाला, फिर नेगेटिव मार्किंग वाला। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग 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 बदलते जा रहे हैं। तब लगातार 10-12 साल पेपर को देखते हुए हो गए तो आइडिया लग गया कि पहले ऐसे क्वेश्चन पूछता था, फिर 3-4 साल के बाद उसने ये छोड़ दिया, क्योंकि उसकी ऑटोमेटिक बात है कि उसको पता चल गया कि भाई टाइमली पेपर करना है तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस को हटाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा टाइमली पेपर कर कैसे पाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि पेपर दे दिया और किसी ने आइडिया लगा दी तो कि भाई जिसने पेपर बनाया उससे करवा के दिखाओ रहा भाई एक बार, और टाइमली करके दिखाना। अब उसने तो पेपर बनाया है ऐसा ही पैरेलल पेपर, अब वो कमेटी में थोड़ी कहेंगे वही पेपर बनाओ, तो कहेगा कि इसी स्तर का कमेटी दूसरा पेपर बनाए और एग्जामिनर को बैठाओ भाई। अब वो फंस गया, वो तो एग्जामिनर तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे करेगा भाई टाइमली? तो उन्होंने बच्चे से किस भी आप पर करवा लिए भाई, तूने इतने क्वेश्चन, जब तुझे को पता था कि ये पेपर 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कैसे दे दिया? मतलब आप जिम्मेदार ना पोस्ट पे बैठकर अजिम्मेदार ना काम कैसे कर सकते हैं भाई? तभी तो बच्चा आता है कि हाँ पूरा होगा पेपर। पूरा कैसे हुआ? वो क्वेश्चन के अंदर नहीं तो चाहे तो टाइम एंड वर्क का ही ऐसा क्वेश्चन दे लो जो 10 मिनट खा जाए। बात समझ में आई? फिर वो दिए क्यों नहीं जा रहे वो क्वेश्चन, फ्री में क्यों नहीं मिल रहे? वो पुराने टाइम के प्रीवियस ईयर में मिल जाते थे। पुराने टाइम का कहानी अलग होती थी कि उस समय 2 घंटे का एग्जाम होता था। वही बात है भाई, 40 गेंद पे 40 रन बनाना आसान है, और 300 गेंद पे 300 रन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर वो लंबा खिंच गया ना, तो फिर कहानी। अब वो 2 घंटे में उस वक्त क्या होता था कि आज टाइम लिमिट है कि 1 घंटा है, 1 घंटे में आप कितना में, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था 60 मिनट है। हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे होते हैं कि भाई हम ये मानते हैं कि 12 से 15 मिनट में रीजनिंग, और 12 से 15 मिनट के अंदर ही इंग्लिश, 24 और मेरे भैया 5 मिनट के अंदर जीएस, या 30 और 5 35, तो वो आपका 25 से 30 मिनट बचता है। ये एक परफेक्ट सिनेरियो रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सर, इसका मतलब यहाँ तो 1 मिनट लग रहे हैं मैथ के, भाई डीआई के क्वेश्चन को कैसे कर देगा तो 30 सेकंड में?
डीआई का क्वेश्चन ही समझने में टाइम लग जाएगा। वो तो एक एवरेज टाइम निकलता है। 300 गेंद पे 300 रन बनाने, तो हर गेंद पे एक रन थोड़ी बनता है, वहां गेंदें खाली भी जाती हैं भैया, 4 रन भी लगते हैं। बात समझ में आई? तो कहानी वही है कि यहाँ एक समय इतना निकालना पड़ेगा मैथ को, क्योंकि ये सोल्व करने का सब्जेक्ट है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि एक इसी काम को 10 दिन में करता, 15 दिन में, दोनों मिलकर बताओ। प्रीवियस ईयर में हम कई बार देखते हैं, वो इसलिए आते हैं कि उसको पता है कि इस पेपर में डीआई का क्वेश्चन है, तो उसका टाइम कहां से बचाएगा बच्चा। फिर उसको पता है कि इस पेपर में सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन है, जिसमें बोर्ड मास है। बोर्ड मास का आसान से आसान क्वेश्चन दे दो तो भी 1 मिनट ले लेता, क्योंकि प्लस माइनस गुणा भाग ध्यान से करना, ये वो बात समझ में आई। तो मुद्दा यहाँ वोट होता ही नहीं, मुद्दा यहाँ टाइम का है सारा। तो टाइम में अब ज्योमेट्री का ऐसा, अब मैंने माना कि पिरामिड का क्वेश्चन दे दिया। पिरामिड का क्वेश्चन पहले तो पढ़ना, तो 3-4 लाइन तो मिलेंगी। फिर पिरामिड में कुछ भी पूछे होगा, स्लांट हाइट निकालो, स्लांट एज निकालो, या वॉल्यूम निकालो, या ये निकालो वो निकालो। ये बात पक्की पक्की श्योर है, जब अपने को अच्छे से आता हुआ तो भी 50 सेकंड लगा देंगे, क्योंकि 10-12 सेकंड तो पढ़ने के निकल गए। तो भाई एवरेज टाइम से 15 सेकंड आगे निकल गए अपन तो। 50 सेकंड में भी किया तो 15 सेकंड तो आगे निकल गए, क्योंकि करना था 35 सेकंड में। वो 15 सेकंड कवर कहां से करके लाएगा फिर बच्चा? वो कवर करके लाएगा किसी दूसरे क्वेश्चन से। मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ वहां क्या होता था ना, वहां 50-50 क्वेश्चन बेशक होते थे, वहां 50-50 क्वेश्चन बेशक होते थे। इसमें जीएस में तो 10 ही मिनट लगते थे। बात समझ में आई? इंग्लिश के अंदर है, जैसे इंग्लिश के अंदर यहाँ 25 क्वेश्चन के 12 से 15 मिनट लगते हैं, और वहां 50 क्वेश्चन के मुश्किल से 20 से 22 मिनट लगते थे। क्यों? क्योंकि पैसेज तो आज भी है और क्लोज टेस्ट तो आज भी है। बच क्या गया? बोला आज सिनोनिम 2 आए, उस टाइम 5। आज वन वर्ड 2 आए, 5। वोकैब भी तो है वो, मतलब जीएस ही तो है। 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, 5 वन वर्ड, 5 इडियम फ्रेज, 5 स्पेलिंग चेक। 25 नंबर तो सीधा ये था, जिसको पता था 4 मिनट में कर गया खेल। बात समझ में आई? 5 एरर और 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जिसको ढंग से रूल याद है या कुछ भी है, प्री में तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आना। 10 क्वेश्चन वो हो गए सीधे। उसने क्लोज टेस्ट उस वक्त होता नहीं था प्री के अंदर। मैंने कहा कि अब रह गए पैसेज। पैसेज में 2 पैसेज भी आ जाते थे कभी कभार, तो 2 पैसेज आके जिसमें एक आसान आता था, एक थोड़ा ढंग का आ जाता था। कभी कभार एक भी पैसेज आ जाता था। तो कहने का मतलब अगर बच्चा पैसेज भी छोड़ देगा, ये बाकी सारे काम में तो 7-8 ही मिनट तो लगे, तो भाई 12-13 मिनट बच गए अभी भी। तो मैथ के लिए ना यहाँ 1 घंटा बहुत इजीली बच जाता था। और 25 क्वेश्चन में उसको 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव डालने, 50 में भी 5 ही क्वेश्चन डालने थे। समझ में आई मेरी बात? इसलिए यहाँ इजी था वो, वैसे इसलिए वो कुछ बड़े क्वेश्चन भी रख लेता था। अब यहाँ क्वेश्चन वैसे टाइम एंड वर्क के वहां 2 क्वेश्चन रख दिए, कभी प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन रख दिए, अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन रख दिए, सीआई के 3 रख दिए। अब उनको पता है कि क्वेश्चन एक एक देना है, बड़ा रख दिया तो दिक्कत। तो उसको लगता है कि प्री का एग्जाम है, फिर मेंस का एग्जाम है, फिर टाइपिंग है, फिर आजकल एक कंप्यूटर जोड़ दिया कि इसको। अब जैसे इस बार एक बच्चा है, कैटेगरी उसकी एससी है, 327 नंबर है, 100% 4600 पे ग्रेड जॉब थी उसकी। कंप्यूटर में 12 ही नंबर है, रह गया। पेपर ही चेक नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 18 नंबर आने चाहिए। पेपर ही चेक नहीं होगा। और इसलिए फिर जब मेंस में आके बच्चों को ये समझाया जाता है, जब लास्ट में आते आते, कि भैया कंप्यूटर में नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन पास तो करना पड़ेगा रे भाई, पास तो करो। समझ आई मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि पेपर सिनेरियो ये कहता है कि अब जो आपके प्रीवियस ईयर में जिन क्वेश्चंस के नीचे 2021 लिखा है, वो बेशक छोड़ दो, उससे आगे के क्वेश्चंस पे आओ। तो आधा प्रीवियस ईयर तो मैंने ही कटवा दिया आपका, आधा आप काट लेते हो। क्यों? देखो हम तो वो वही करते थे, वो करने ही नहीं है, उसके बाद वाले नहीं करते थे सर हम, ऐसा है ना? है? आ जाओ फिर।
91 नंबर क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट बना के दे रखा है इस पे, कंसेप्ट समझते हैं। कल क्लास लगा लें क्या? अरे लगा ही लो। इतना थके हुए बोलते हो रे मुर्गे सर, पता ऐसा क्या है, एक इस बार मंडे की छुट्टी भी तो होगी थी। छुट्टी हो जाती है तो कोई बात नहीं सर, क्लास एक्स्ट्रा नहीं लगनी चाहिए सर, ऐसा नहीं, क्लास लगा लो, मंडे की छुट्टी भी होगी थी। मैंने कहा 4 क्लास की मेहनत थी, कल एक होगी थी, आज दूसरी है, कल तीसरी, कल लगभग निपटा ही देंगे इसको। वो तो आज मैं थोड़ा 1 घंटा आने में डिले हो गया, नहीं तो बहुत। अभी देखना भी स्पीड बन जाएगी, 91 नंबर क्वेश्चन के बाद नहीं है फिर कुछ भी खास क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ही बाकी है बस, फिर तो फिर बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी बीच में एंगल बाइसेक्टर आएगा, 102 से लेकर 111 तक तो आप इतनी स्पीड से पहुंचोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब 111 ले आ गया। जैसे कल हो रहा था ना, तो वैसे ही क्वेश्चन है बीच में। अब तो ये मैंने बताया ना, 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं बचे हुए बस आगे, बस ये सिमिलरिटी में ही थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता था। तो कल की क्लास तो वैसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे लगेगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है और स्पीड से होंगे। स्पीड से होंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, 25 क्वेश्चन कर दिए, 30 कर दिए, एंडिंग पॉइंट आ गया। तो कल की क्लास लगा ही लो। इस बहाने टेस्ट भी दे दोगे, नहीं तो तुम टेस्ट लेने नहीं आओगे। नोगा सर टेस्ट तो हम तो भी नहीं देंगे, देख लो चाहे आप, हम उठ के चले जाएंगे यहाँ से, हैं? तो एटलीस्ट तुम्हें ये तो लगेगा कि उसी हॉल में बैठे बैठे टेस्ट हो रहा था, बेनिफिट क्या निकाला। तो एटलीस्ट मेरा तो प्राइमरी एम है ही ना आपका, चीजें कम से कम आपके अंदर अब तो 3, 3.5, 4 महीने पेपर के रहने लग रहे हैं, तो भाई थोड़ा जग जाए, अंदर माहौल बन जाएगी यार पे एग्जाम देना है। इस बार यहाँ आओगे तो टेस्ट का ही माहौल बन जाएगा। तो टाइमिंग आपके हिसाब से बता दो जो आपको सही लगे, क्योंकि 7 नहीं भाई रही, नहीं नहीं, टाइमिंग है 8, 8:30 और 9। ऐसे कितने बच्चे जो चाहते हैं क्लास 9 बजे से हो, और ऐसे कितने बच्चे जो चाहते हैं क्लास 8 बजे से हो, और ऐसे कितने बच्चे जो चाहते हैं 8:30 से हो। ऐसा करते हैं 8 बजे से लगा देते हैं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है भैया जो 9 बजे इसलिए डिमांड कर रहा था कि वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उन बच्चों का भी तो विजन जानना जरूरी है ना कि वो 9 बजे क्यों कहने लग रहे हैं। क्योंकि देखो 10-20% तो हमें से अपसेंट ही रहने हैं। कल आप देखना इतने ही आएंगे, या तो पीछे का सेक्शन खाली, मतलब इसका मतलब वो नहीं कि वो नहीं आएंगे, बीच में से गायब हो जाएंगे, या उधर वाला सेक्शन खाली, इतने ही आएंगे। मेरे को पता है संडे का मोटिवेशन इतना ही है कि उसको लगता है कि ना छोड़ो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही छोड़ देंगे। तो इसलिए थोड़ा मोटिवेशन जगाने के लिए, मोटिवेशन चेक करने के लिए एक आध एक्स्ट्रा क्लास जरूरी होती है। तो कल 8 कर लो या 8:30 कर लो, 8 ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भैया? ठीक है, फिर 8 से 10 क्लास हो जाएगी, और उसके बाद जिसको जाना है वो चला ही जाएगा, और जिसको ऐसा लगता है कि वो आ ही गया है तो 1 घंटा टेस्ट दे के ही चला जाएगा। ऐसे किसी को पकड़ के नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि जिसका मन करे, जिसको लगे कि आ ही गया है, तो 1 घंटा साथ साथ दे के फिर जाऊंगा भैया। तो ये कल का क्लास का टाइमिंग रहेगा सुबह 8 बजे। आओ अब कंसेप्ट समझ लो 91 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो पहले, अब लिखना मत। ये एक ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए बी सी, मैंने कहा डी और ई एक दूसरे के, डीई ए बी सी के पैरेलल है, डीई बी सी के पैरेलल है।
DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC है तो मैं ये कह सकता हूं कि ADE और ABC, मैं ये भी कह सकता हूं कि AD बाई AB AA बाई, मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB, और AB और AC दोनों बराबर हैं। AB एक है तो AC भी कितना है? अरे जितना AB है उतना ही क्या है? अरे भैया अगर ये दोनों बराबर है तो AD जितना है उतना ही क्या है? तो AD और AE दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार इस दूसरे को प्रूव कर लेंगे तो ये तीनों साइड बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो मैंने अब ये कंसेप्ट ये बना कि जब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीसरी भुजा के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो जो ये छोटा ट्रायंगल बनता है ये भी इक्विलेटरल होता है। ऐसे मैं कह दूं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसने कहा ये और ये मैंने कहा कि ये इसके पैरेलल है, बोलो। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई ना, अगर बड़े वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल है ना तो जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना ये भी इक्विलेटरल ही होगा। बस ये है मेन पॉइंट। यही बात मैंने लिखी हुई है 90 नंबर के नीचे बॉक्स बना रखा है, प्रॉपर्टी ABC एक समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है। DE पैरेलल टू BC है तो ADE भी समबाहु होगा। DM पैरेलल टू AC है तो BDM भी समबाहु होगा। देखो मैंने यही दो फिगर बना के दिए हैं, अब समझ आई मेरी बात? तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 91 पर, 91 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। XY पैरेलल टू BC है। XY पैरेलल टू BC, XY पैरेलल टू BC। तो एक बात बिल्कुल प्रूव होगी, बताओ क्या प्रूव हुई? कि जो ये छोटा ट्रायंगल है ना ये भी समबाहु है, बोलो है ना? अच्छा मैं कह दूं XB पैरेलल टू AC, XP पैरेलल टू AC, तो ये बात फिर प्रूव होगी भाई। ये और ये साइड फिर बराबर है। और मैं कह दूं YQ पैरेलल टू AB है, तो मतलब ये भी एक सिमिलर। तो अब मैंने कहा कि XY प्लस XP प्लस YQ इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू 40, बोलो है ना? AB 30 है। AB मुझे बताओ क्या XY की जगह पर मैं AX लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? और मैं XP की जगह पर XB लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? और ये मिला दिया जाए तो ये AB हो गया YQ।
तो ये ए बी है, तो वाई क्यू इज इक्वल टू 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। बोलो भैया हाँ है ना? 10 हो गया। और अब इसने कहा पी क्यू ज्ञात करो। मुझे एक बात तो, वाई क्यू अगर 10 है ना, तो क्यू सी भी कितना है? ये बात क्लियर है? अब दिमाग चलाना यहां से एक बार। क्या मैं एक्स वाई को ए वाई लिख सकता था? और मैं वाई क्यू को वाई सी लिख सकता था, और साथ में रह जाता है एक्स पी इज इक्वल टू 40। ये दोनों एसी है। एसी कितना है? 30, क्योंकि ये भी 30 है तो एसी भी 30 है। तो एक्स पी इक्वल टू कितना आ जाता? 40 माइनस 30, कितना आएगा? 10। और एक्स पी अगर 10 के बराबर है तो बीपी भी कितना है? बोलो हाँ है ना? बीपी भी कितना है? 10। तो मेरे भैया पी क्यू कितना आएगा? 30 माइनस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, ये मत लिखना। एक बार ये छोटे वाला ट्रायंगल की साइड मिल गई, जितनी साइड ही आएगी उतनी ही आएगी। ये 10 है तो ये भी कितना है? तो 10 और 10 20, तो ये कितना बच गया? समझ आई मेरी बात? अगर कल को ये 7 आ जाती तो ये भी कितना आता? तो 7 और 7, तो इसका मतलब फिर ये जो भी बचता। पॉइंट क्लियर हुआ? इसको डबल बार निकालने की जरूरत नहीं है आपको। नोट करो इसको। आइएगा क्वेश्चन नंबर 92। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल बी बड़ा है, बी ए सी का द्विभाजक ए एम है, बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर ए एम है। और ये ए एन परपेंडिकुलर है। एक बात ध्यान रखना, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है। इन दोनों में बड़ा कोण कौन है? बी। तो बी के सामने वाली भुजा बड़ी है और सी के सामने वाली भुजा, तो इसलिए जो एंगल बाइसेक्टर, जो ये 90 डिग्री वाला पॉइंट आता है ना, ये हमेशा बड़े कोण की तरफ आता है। कई बार ये फिगर बनवा लेता है वो कि इन ट्रायंगल एबीसी, एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और बी बड़ा है, और ए एन परपेंडिकुलर टू बी सी। तो बच्चा कई बार गलती क्या करता है, ये ए बी सी मान लिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये एंगल बाइसेक्टर मान लिया। बड़ा कोण की तरफ ही, क्योंकि बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होगी,
और जब भुजा बड़ी हो गई तो उसका एंगल बाइसेक्टर उधर ही तो खींचेगा। तो इसीलिए जो 90 डिग्री हमेशा जाएगा, याद रखो, हमेशा बड़े कोण की तरफ आ जाएगा। ये अक्सर गलती होती है बच्चे से, अक्सर। अब इसने कहा MAN बताना है, MAN। तो ये तो देखो डायरेक्ट हो गया। जैसे मैं मान लेता हूं ये 60 है, एक बार के लिए समझाने के लिए, तो ये मान लिया मैंने 40 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 80। 80 है तो ये कितना है? कितना है? 40। ये कितना हो गया? 90। ये कितना? और ये 90 और ये 60, तो ये कितना? कितना? तो ये टोटल कितना था? ये कितना? तो ये कितना? तो मतलब एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल MA, यानी एंगल बाइसेक्टर और 90 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर और 90 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर और 90 डिग्री वाले पॉइंट के बीच में है ये पॉइंट। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? अब आप इतनी सी बात को समझें, दोबारा समझो, दोबारा समझो। जैसे मैं यहां कुछ और भी एंगल ले लेता हूं। मैंने ये ले लिया इस बार 50, ये ले लिया 10, 60, तो टोटल कितना? 120। 120 का आधा, ये 90, 50, 140, तो ये कितना? 40। और ये टोटल कितना? 60। और ये कितना? 40, तो ये कितना? 20। 50 माइनस 10 बटा 2। समझ आ रही है मेरी बात? डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी याद है। बाई चांस वहां इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता ना कि फिर ABC के फॉर्म में आंसर पूछा हुआ हो, तो भूल जाएं, अक्सर भूलते हैं। मैं बार बार आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, नंबर माना करो, थीटा मत मानना करो कि थीटा 90 माने थीटा, फंसेंगे ही फंसेंगे। पॉइंट समझ में आया? नंबर मानने से वो केस इजी हो जाता है, नोट कर लो ये इस बात। तो इस क्वेश्चन में दो ही बात देखने लायक थी कि एक तो 90 डिग्री हमेशा बड़े वाले की तरफ जाएगा, इससे अगला 93 तो तुरंत ही कर दोगे तुम। 93 नंबर पर आओ। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर BC को X पर और वृत्त को Y पर काटता है, वृत्त को Y पर काटता है, एंगल बाइसेक्टर काटता है भाई। ये तो याद है भाई आपको, याद है? AB इंटू AC इज इक्वल टू AX इंटू AY। तो AB भी 5 है, AC भी 5 है, तो 5 इंटू 5, तो X इंटू AY, क्योंकि ये मुझे निकालना, ये मुझे निकालना, तो ये दोनों वैल्यू मुझे पता है, आ गया 25, खत्म बात। समझ आई बात?
तो कल सुबह 8 बजे आपसे होती है मुलाकात और कोशिश करें सभी बच्चे आए। चलो जी।